हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ 6 क्लास की ज्योग्राफी, 7 क्लास की ज्योग्राफी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8 क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर तथा सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। तो जल की गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरे ज्योग्राफी के पहले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैप्टर देख सकते हैं। यदि उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल की गुणवत्ता की समस्या क्या क्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी देखने को मिली है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि जल की कमी होने से क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य संयुक्त के भाग, उत्तरी पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी की सामना करना पड़ता है। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित होते हैं जहाँ पर सूखा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई इलाकों में पानी की कमी होती है तथा वहाँ पे आपको सूखा देखने को मिलता है। इनमें जल भराव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी वैश्विक वर्षण में विविधता की प्रमाण स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोत के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल की कमी देखने को मिलती है। जल संसाधनों का संरक्षण, जल के संसाधनों का संरक्षण और बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध प्राप्त जल स्रोत तक पहुंचना बड़ी समस्या बन गया कि हमें शुद्ध पानी भी मिले और ज़्यादा पानी भी मिल सके। ये क्षीण होते जा रहे हैं, मतलब इसकी कमी देखने को मिलती जा रही है। संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण, इसका अति उपयोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनता जा रहा है। मतलब ये अपनी उपयोगिता का कमी देखने को मिल रही है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मैला कृषि, रासायनिक या विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषण। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देती है। ठीक है, इनमें से अधिकांश रासायनिक अजैविक निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जो फसल होती है उस पर अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, तो उससे मिलकर वो हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। प्रदूषक को जल निकाय छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार आप उसको कीटनाशक दवाई को न छिड़क कर हमारे शरीर के पानी से बचाव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वनस्पति और वनस्पति आवरण धरातल प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते हैं। जल संरक्षण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि होती है कि आप जल को संभाल कर रखते हैं, तो उसकी दूसरी विधि कहलाती है। जल का उपयोग खेती की सिंचाई के लिए होता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति, उसके नुकसान रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप तंत्र अथवा टपकन विधि द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संरक्षण को संरक्षित किया जा सकता है। आप उसके जल को बचा सकते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके हम जल संरक्षण करना या विभिन्न उत्पादकों में लाना और जल का संरक्षण कहलाता है। यदि आपके घर पर वर्षा आ रही है तो उसको पानी में इकट्ठा करके तो उसमें भी आप उपयोग ला सकते हैं। औसतन 2 घंटे वर्षा एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होती है कि आप 8000 जल तक उसको बचा सकते हैं।
वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तु देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह के साथ कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये तो जूट का बना होता है। ठीक है, जो हैंड बैग होते हैं वो जूट के बने होते हैं, जैसे कुछ कपड़े कॉटन के बने होते हैं उसी प्रकार। क्या आप उन टोकरी, दीप, क्षेत्रों के कुर्सियों को देख सकते हैं? और बेंत बांस की बनी। भारत की पूर्व और उत्तरी पूर्व आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे रेशम स्कौत देखने उत्साह थी। यह खूबसूरत फाक थी। अध्यापका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। जो हमारा रेशम है वो रेशम कीट से पाया जाता है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधों से हमें अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। शहतूत के पेड़ पर हमें पाले जाते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जैवमंडल किसे कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। सभी जीवित जातियाँ जीवित के रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंध बनाते निर्भर रहते हैं। इसी जीवन पर आधारित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पारितंत्र किसे कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन माने गए हैं। पौधे हमें इमारतें लकड़ी देती है, प्राणियों को आश्रय देते, रहने की स्थान देती है, ऑक्सीजन उत्पादन करती है जिससे हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए काफ़ी आवश्यक मृदा होती है। सुरक्षित है कि रक्षक मेखले के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टेस, तारपिन का गोंद, औषधि पौधे और कागज़ बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और साथ में अध्ययन है कि इसकी आवश्यकता पौधों की असंख्य उपयोग होता है। इसे असंख्य रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें आप कुछ जोड़ भी सकते हैं। क्या आप अपने जीवन के अंतर्गत जंतु, पशु, कीट, जलीय जीव के रूप में जानते हैं? उनमें से हम दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त कर सकते हैं। कीट, मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, और पारितंत्र के अपघटक के रूप में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है, अपघटक के रूप में कार्य करती है, और मृत जीवों के खाने के लिए कारण अपमार्जक और पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक बनती जा रही है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो छोटे हो, सभी पारितंत्र के संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य माने गए हैं। इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार रिलोफेनिक एस्पिरिन तथा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशियों में किया जाता है, उनमें अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते हैं। पशुओं पर इन औषधि के कारण करने के लिए प्रतिबंध लगाना जरूरी होता जा रहा है, और आंतरिक स्थान पर गिद्ध के प्रयोजन के प्रयास किए जा रहे हैं। वृक्षों की आकार उनकी संगतता में कमी हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास होती है, जिनमें विश्व के घास स्थानों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में काटेल, चिड़िया, गुल्म उगते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्षेत्र के पौधों की जड़ें गहरी होती जा रही है। वाष्पोत्सर्जन में होने वाली आर्द्रता की हानि होने की घटने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ऋतु में प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन सम्मिलित होते हैं। वनों में उनकी पत्तियां आधार पर सदाबहार वन और पर्णपाती वन भी वर्गीकृत किए जाते हैं। कितने प्रकार के वन होते हैं? सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष
किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां को एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनमें वर्ष वास्तव में होने वाली हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्णपाती वन और सदाबहार वन में क्या डिफरेंस है। ये वन विभिन्न आशाओं पर स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किया गया है। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण और उससे संबंधित जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। पिछली शताब्दी में विश्व के जितने लोग हैं, इस समस्या से उनकी अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या, पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में कटाव के कारण विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता अधिक देखने को मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। वह हमारी संपदा, पौधे, जंतुओं पर आश्रय निर्भर होते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते, खत्म होते नजर आ रहे हैं। बहुत सी जनजाति सुरक्षित अथवा संकटापन्न होते जा रहे हैं और लुप्त होते जा रहे हैं। इसके कारण निर्माण कार्य, भूसंकट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ कुछ मानव प्राकृतिक कारक है जो इन मिलकर महत्वपूर्ण कार्य का निर्माण करते हैं, लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ावा देती है। आज की प्रमुख चिंताओं में से इनका अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ाना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी देखने को मिली है। पशु खाल, चमड़ा, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण, गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनधिकार शिकार करना, अंधाधुंध शिकार करते रहना। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, ब्लैक मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, इन सब का भी शिकार देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थितियों एकता रक्षा के लिए निर्मित किया जाता है, जिसे प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैवमंडल के निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। ये झीलें आर्द्र भूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के लिए आवश्यकता होती है। यदि प्रजातियों के संख्या को भंग न किया जाए, नहीं नष्ट किया जाए, तो पर्यावरण में संतुलन नहीं बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजाति को भी उथल पुथल कर दिया गया है। इसमें पक्षियों, जीव जंतु अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लुप्त हो गए, गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो वो लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस को फैलाना, वन महोत्सव प्रोत्साहित करना, स्कूल के बच्चों में पक्षी देखना, प्राकृतिक रूप से किए जाने पर प्रोत्साहित करने जाने वाले कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि जातियों के निकास का अवलोकन किया जा सके। बहुत से देशों में कानून बना है कि पक्षियों और पशुओं को मारना, उनका व्यापार करना गैर कानूनी माना गया है। भारत में चीता, हिरन, भारतीय सांग और मोर मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजाति की सूची बनाई गई है। इस सूचियों में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया तथा इसके लिए कुछ फाइन भी लगाया गया है, ताकि वो पक्षियों को बचाव कर सकते, उन्हें मारे ना। जैवमंडल निश्चित क्या है? ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें संरक्षण, उसका बचाव हो सके तथा उसके बीच के संबंध के प्रदर्शित के इरादों पर बना दिया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि तापमान निर्माण के उत्तरदायी 2 कारक कौन से हैं। तो तापमान से रिलेटेड 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तापमान और वर्षण। मृदा निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 2 कारक हैं, तापमान और वर्षण। सेकंड है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उदाहरण बताएं। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है मानवीय कारण, कि मानवीय कारण से हमारा वनों का कटना, कीटनाशक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना, जिससे हमारा ही नुकसान देखने को मिला है। सेकंड है प्राकृतिक कारण से वर्ष का दोहन होना, बाढ़, भूस्खलन का ज़्यादा आना।
भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना गया, पूरे हमारे जीवन का आधार है, के बिना हम आवास, खाना पीना आदि कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किन दो वनों का नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया है? तो जैव मंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, आवास, कैर और कटाई आदि को रोकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताने कि आप जल को किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो अत्यधिक वृक्ष लगाकर, हिसाब करके, वाष्पीकरण को रोककर, जल संरक्षण करके हम जल को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण का कारक नहीं है? क्या वह समय है, मृदा का गठन है, जैव पदार्थ है? तो वो हमारा मृदा का गठन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? क्या वह रक्षक मेखला है, मछली है, ये वैदिका शिक्षक है? तो वह है वैदिका कृषि। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? क्या वे बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के बाद पॉली बैग को भी नष्ट कर देना चाहिए? तो खरीदी के बाद भी पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। तो भूमि उपयोग क्या है? तो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग करना भूमि का एक उपयोग है। ह्यूमस क्या होते? ह्यूमस ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांध क्या है? मृदा अपरदन को रोकना चट्टान बांध कहलाता है। कृषि योग्य भूमि क्या है? जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सत्य और असत्य। तो सत्य और असत्य क्या है? सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी वाला शहर है। क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं क्यों? यस, क्योंकि यहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक जनसंख्या भरण पोषण के लिए यहाँ पे रुकती है तथा फसलों का उपयोग करती है अपने खाने पीने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है क्यों? ये भी सत्य है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रदूषण के कारण जल भी दूषित होने को दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाने चाहिए, इसके बीच में क्या संबंध है? तो ये भी सत्य है कि पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा मृदा अपरदन को हम कम किया जा सकते। अगर हम पवन की गति को रोकना चाहते हैं तो वृक्ष को एक के बाद कतार में लगाना चाहिए कि उसकी फसल उग सकती है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन में रखा जा सकता है, तो यह असत्य है। आई होप कि मैंने जो आपको पढ़ाया है ज्योग्राफी की NCERT सॉल्यूशन आपको समझ आ रहे होंगे। यदि किसी बच्चे को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है 6 to 12 ज्योग्राफी वो देखेंगे। 6 क्लास की ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट करवा चुके और 7 क्लास में। अब हमारी होप्स हो कि 8 क्लास भी 1-2 दिन में हमारी फिनिश हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी मेरे NCERT के सॉल्यूशन के साथ चैप्टर भी रीड अच्छे से करें। तो थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।